कौन हो तुम और मेरे घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे घर का ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी पुलिस को इतला करता हूँ। तुम्ही और तुम्हारे बच्चों को पुलिस के हवाले करता हूँ। साहब आप पुलिस को मत बुलाइए, मेरे बच्चे डर जाएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ। सिर्फ 7 दिन की पनाह दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 7 दिन, एक हफ्ता। ये कहानी एक ऐसे बिजनेस टाइकून की है जो अपनी बीवी की वफ़ात के बाद दुनिया से छुपकर अपने पुराने फार्म हाउस पर सुकून ढूंढने आता है। लेकिन वहाँ इसे एक ऐसी बेघर औरत मिलती है जो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चोरी छुपे रह रही होती है। ये मुलाकात कैसे हुई, एक दिल छू लेने वाले रिश्ते में बदल गई, ये जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, इंसानियत और जज्बात से भरी इस सच्ची कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये कहानी पाकिस्तान के एक गांव की है। शाम ढलने वाली थी जब विराज मल्होत्रा की सफ़ेद कार सुकून विला के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाते हुए रुक गई। जंगल के सन्नाटे में गाड़ी के इंजन की आवाज़ किसी तूफान जैसी लग रही थी। विराज ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और एक गहरी सांस ली। हवा में वही ठंडक जब वो अपनी पत्नी नैना के साथ यहाँ आया करता था। ये विला सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, नैना का ख्वाब था। शहर की भीड़ से दूर वो यहाँ बसना चाहती थी, लेकिन कैंसर की बीमारी ने नैना को विराज से छीन लिया और ये विला विराज के लिए एक बंद किताब बनकर रह गया। आज 3 साल बाद वो यहाँ आया था, क्योंकि शहर का शोर इसे अंदर से खा रहा था। गाड़ी से उतरते ही विराज की नज़र विला के मेन गेट पर पड़ी और वो हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? इसके कब्ज़ा इंजीनियरिंग लगने से जाम होने चाहिए थी। दरवाजे की जो कब्जे थे वो जंग लगने से जाम होने चाहिए थे और वो गेट ताज़ा सफ़ेद रंग में चमक रहा था, वही सफ़ेद रंग जो नैनो को सबसे ज़्यादा पसंद था। विराज की आंखें फैल गईं। बागीचे में सूखे पत्तों का ढेर नहीं, बल्कि गुलाब की नई क्यारियां थी जो हवा में महक रही थी। बरामदे का फर्श जो धूल से अटा होना चाहिए था, पानी से धुला हुआ साफ चमक रहा था। विराज के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। क्या केयर टेकर ने किसी को किराए पर रख लिया है? विराज ने गुस्से में गेट को धक्का दिया और तेजी से अंदर घुसा। जैसे वो दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से आती आवाज ने से वहीं रोक दिया। माँ देखो, मैंने चिड़िया का पंख ढूंढा, एक नन्ही सी आवाज आई। विराज ने दरवाजा धकेल कर खोला। सामने का नजारा देखकर इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके आलीशान महल में जहाँ सन्नाटा होना चाहिए था, वहाँ जिंदगी बस रही थी। फर्श पर बची एक फटी हुई चटाई पर एक 6 साल का लड़का ये खुश हो रहा था। एक 4 साल की बच्ची गिन गिन सोफे के पास खड़ी होकर अपनी माँ को देख रही थी और वो माँ सीधा अपनी पुरानी सूती साड़ी पहने हुई थी, किचन से हाथ में पानी का जग लिए निकल रही थी। जैसे ही सुधा की नज़र दरवाजे पर खड़ी विराज पर पड़ी, इसके हाथ से जग छूट गया। झक की आवाज़ के साथ पानी फर्श पर फैल गया और फिर उस सौदा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। इसने फ़ौरन अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और पीछे हो गई। आप विराज की आवाज़ में कड़कपन था जो एक मालिक होने का हक जिता रहा था। और मेरे घर में मेरी इजाज़त के बिना घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सुधा बुरी तरह कांप रही थी। वो फ़ौरन घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ लिए। माफ़ कर दिए साहब जी, मुझे लगा ये है घर खाली है, वीराना है, तो क्या घर खाली देखकर इस पर कब्जा कर लोगी? विराज चिल्ला उठा। इसका गुस्सा नैना की यादों से जुड़ा था। कोई गैर इसके घर में काम करता है, तुम जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही नैना फ़ौरन रोने लगी और कहने लगी कि नहीं। उसके बच्चे डर के मारे अपनी माँ को कस के पकड़ लिए, अपनी माँ के पीछे छुप गए। सौदा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे खिसकी और विराज के जूतों के पास आ गए। नहीं साहब, प्लीज़, पुलिस नहीं, मेरे पति मर चुके हैं। मकान मालिक ने हमें रात में सड़क पर फेंक दिया। बाहर बारिश हो रही थी, मेरे बच्चे ठंड से मर जाते। साहिब, मैंने ताले नहीं तोड़े, पीछे की खिड़की खुली थी। विराज ने जेब से अपना फ़ोन निकाला। इसका दिल पत्थर हो चुका था। बस इसे सुकून चाहिए था। मुझे कहानी मत सुनाओ, निकलो यहाँ से अभी। तभी अपनी माँ के पीछे छुपे छोटे छोटे बच्चों ने ढेरों हिम्मत जुटाई और वो लड़का बोला, अंकल, माँ ने आपके घर को साफ किया। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ सफाई होनी चाहिए, हम चोर नहीं हैं। आयुब की मासूम आवाज़ ने विराज के हाथ रोक दिए। इसने हाल में चारों तरफ देखा। सचमुच घर में वो मनहूसियत नहीं थी जो बंद घरों में होती है। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। टेबल पर धूल का एक कण भी नहीं था और सबसे बड़ी बात, लैला की तस्वीर जो दीवार पर लगी थी, इस पर ताज़ा सफ़ेद मूलों की माला चढ़ी थी। विराज की नज़र इस माला पर गई और वो माला किसने चढ़ाई? इसने कड़कते हुए कहा, मैंने साहिब। तस्वीर में मैडम की आंखें बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल देवी जैसी। मैंने सोचा घर इनका आया तो इनकी पूजा होनी चाहिए। विराज का गुस्सा एक पल में पिघल कर पानी हो गया। कोई सुधा ने सर हिलाए। नहीं साहिब, बस कुछ दिन, जब मुझे कोई काम नहीं मिल जाता। इतना
बुरा भी वो नहीं था कि रात में एक औरत और 2 बच्चों को जंगल में धक्का दे देता। ठीक है, अविराज ने सख्ती से कहा। सिर्फ 7 दिन, 1 हफ्ता। सुधा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। साहिब, सच है, लेकिन शर्तें हैं। मिराज ने उंगली दिखाते हुए कहा, तुम लोग मुझे दिखाई नहीं दोगे। तुम और बच्चे पीछे वाले स्टाफ क्वार्टर में रहोगे। इस मेन हाउस में आना मना, और सबसे ज़रूरी बात, मुझे शोर बिल्कुल पसंद है। अगर बच्चों के रोने भी की आवाज़ भी आई तो अच्छा नहीं होगा, समझी? जी साहब जी, बिल्कुल। सुधा ने जल्दी से आंसू पूछे। हम आपको महसूस भी नहीं होने देंगे कि हम यहाँ हैं। भगवान आपका भला करे। सुधा जल्दी जल्दी अपना थोड़ा सा सामान उठाया, बच्चों का हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे की तरफ भागी, जैसे इसे डर हो कि कहीं साहिब अपना इरादा न बदल ले। इसके जाने के बाद हाल में सन्नाटा छा गया। विराज वहाँ खड़ा नैना की तस्वीर को देखता रहा, जिस पर ताज़ा फूलों की माला थी। इसने महसूस किया कि आज हमें वो अकेलापन नहीं लग रहा, लेकिन जब वो सोकर उठा तो इसे बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई गेट पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सुधा बाहर निकलकर छुप कर नहीं बैठ सकती थी, तो विराज ने खिड़की से नीचे देखा। गेट पर अब कोई खड़ा था, गांव का सरपंच और 1 नंबर का गुंडा। इसके साथ 2-3 आदमी और थे। इन्होंने गेट पर लात मारी, अगर कोई बाहर ना आया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। विराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई, तेजी से नीचे भागा। क्या मुसीबत है इसने अपने कि ये औरत डाइन है, वो कहने लगा। इसने अपने पति को खा लिया। अब आपके घर की तरफ वहाँ का नज़ारा किसी भी इंसान का खून खौला देने के लिए काफ़ी था। स्टाफ क्वार्टर के बाहर सुधा अपने दोनों बच्चों और फिर कांप रही थी। गेट के बाहर खड़ा बहराब सिंह अपनी मूंछों पर ताप देते हुए गालियां बक रहा था। इसके साथ आए 2 आदमी भी भदी हंसी हंस रहे थे। क्यों नहीं, अब नहीं बोल रही। गेट के सलाखों के पीछे से हाथ डालकर सुधा की तरफ इशारा किया। मैंने कहा था ना, तेरे पति का कर्ज कौन चुकाएगा? सुधा रोते हुए गिड़गिड़ाई। सरपंच जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके पाई पाई चुका दूंगी, पर अभी मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। मजदूरी? वो हंसा। तेरी मजदूरी तो हम तय करेंगे। खामोश। आवाज़ ने उसकी हंसी को हलक में ही रोक दिया। बहरब उनके साथी चौंक कर पलटे। सामने विराज मल्होत्रा खड़ा था। इसकी आंखों में नींद का कुमार नहीं बल्कि अंगारे दहक रहे थे। इसका कद और इसके आना ही उस सब के लिए एक कदम पीछे हटा गया। साहिब, भैरव थोड़ा सा पका, लेकिन फिर अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। साहिब, राम राम, मैं इस गाँव का सरपंच हूँ, सिंह हूँ, मैं आपकी भलाई करने आई। ये औरत मेरे घर के अंदर है। विराज ने इसकी बात काटते हुए बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज़ में कहा, और तुम मेरे गेट के बाहर हो। तुम्हें इतनी ज़ोर से चिल्लाने की इजाज़त किसने दी? तो उसका चेहरा लाल हो। गांव में इसकी आवाज़ के आगे अब किसी की आवाज़ नहीं थी। वो कहने लगा, आप शहर के हैं, जानते नहीं है ये विधवा औरत है, तो इसका चरित्र भी ठीक नहीं है। ये आपके घर को पवित्र कर देगी। इसे अभी मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इसे एक शब्द और आगे नहीं। राज आगे बढ़ा, गेट के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। लोहे की सलाख के पास इसने बैरों की आंखों में आंखें डाल दी। सुधा मेरी कर्मचारी एम्प्लाई है और विराज मल्होत्रा के कर्मचारियों से बात करने का हक सिर्फ और सिर्फ मल्होत्रा को है। सुधा हैरान हुई। साहिब ने इसे नौकरी दे दी। विराज ने अपनी बात जारी रखी, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, मैं सीधे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट पासिंग और अमान हानि का इतना बड़ा मुकदमा ठोकूंगा कि तुम्हें आने वाली 7 बेड़ियां कोर्ट के चक्कर खाते खाते बर्बाद हो जाएंगे। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। विराज की आवाज़ में वो ताकत थी जो सिर्फ दौलत और रुतबे से आती है। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई साधारण शहर वाला नहीं है। इसने दांत भींचे। ठीक है साहिब, बैरम ने जाते जाते धमकी भरे लहजे में कहा, पछताएंगे। मैं गाँव के बहुत बड़ा सरपंच। उसके जाने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। अब वो दोनों छोटे बच्चे अभी भी अपनी माँ के पल्लू में दबके हुए थे। सुधा ने कांपते हाथों से अपने आंसू पूछे। विराज के सामने सर झुका दिया। साहिब, आपने मेरी इज्जत बचा ली। अगर आप नहीं होते तो वो लोग मुझे इसका रंग गहरा हो गया, इसका गुस्सा अब शांत हो, लेकिन इसका स्वभाव अभी भी सख्त है। मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई सुधा। विराज ने रूखेपन से कहा, मैंने अपने घर के नियमों का पालन किया। मुझे शोर पसंद नहीं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई ऐरा गहरा मेरे गेट पर आकर चिल्लाए। इसने बच्चों की तरफ देखा जो इसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। और सुनो, विराज ने कड़े शब्दों में कहा, आज के बाद तुम गेट के पास नहीं जाओगी। अगर कोई भी खबर करोगी, कोई भी काम करोगी, मैं अपने घर में कोई तमाशा नहीं चाहता। जाओ अपना काम करो। विराज वहाँ से मुड़ा, वापिस हवेली के अंदर चला गया, लेकिन इस सख्त चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल था जो पिघलना जानता था। इसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। अगले 2 दिन सुकून में गुजर गए। एक अजीब सी खामोशी में वक्त गुजरता रहा। विराज अपने कमरे में बंद रहता, अपने लैपटॉप पर काम करता, या घंटों नैना की तस्वीर को देखते रहता। दूसरी तरफ सुधा एक आम से इंसान की तरह पूरे घर का ख्याल रखती। विराज जब भी अपने कमरे से बाहर निकलता, इससे घर बदला हुआ मिलता। डाइनिंग टेबल पर ताज़ा पानी के सूखे पत्ते साफ होते, हवा में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू होती। तीसरी रात विराज को नींद नहीं आ रही थी। इसका पुराना दुश्मन इसके अंदर आ गया था। रात के 2 बज रहे थे। प्यास लगने पर वो नीचे किचन की तरफ गया। इसे लगा कि सब सो रहे होंगे, लेकिन किचन की बत्ती जल रही थी। विराज ने दबे पांव अंदर झाँका तो सौदा जमीन पर
बैठी थी। इसके सामने एक पुरानी फटी हुई साड़ी और सूखे सुई धागा रखा था। वो बहुत ध्यान से कुछ सी रही थी, लेकिन नींद में बार बार करवट बदल रही थी। तुम अभी तक जाग रहे हो? महराज की आवाज़ सुनकर सुधा बुरी तरह चौंक गई। सुई इसके हाथ में चुभ गई। आह, वो भड़बड़ाकर खड़ी होगी। साहिब, आपको कुछ चाहिए था? विराज की नज़र इसके हाथ में मौजूद कपड़े पर गई। वहाँ एक लंगोट जैसा कुछ बना रही थी। ये क्या कर रही इतनी रात को? सुधा लगा फटे कपड़े को पीछे छुपाने की कोशिश की। वो साहब, रात को बिस्तर में ये डालनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास डायपर ख़रीदने के पैसे नहीं, और मैं नहीं चाहती कि आपका गद्दा ख़राब हो, इसलिए पुरानी साड़ी से इसके लिए। विराज के गले में कुछ अटक गया। यहाँ अपने करोड़ों की कंपनी की बैलेंस शीट की चिंता में नहीं सो पा रहा था, और ये औरत सिर्फ इसलिए जाग रही थी ताकि इसका गद्दा ख़राब ना हो। और गरीबी का ये चेहरा विराज ने पहले इतने कभी करीब से नहीं देखा था। दिखाओ मुझे। विराज ने आगे हाथ बढ़। नहीं साहिब, ये गंदा है। सुधा पीछे हटी। मैंने कहा दिखाओ। विराज ने जिद की। सुधा ने डरते हुए कपड़े इसके हाथ में रख दिए। वो कपड़ा जगह जगह से फट चुका था, बहुत खोरदार था। विराज ने इस कपड़े को देखा, फिर सुधा की थकी हुई लाल आंखों को इसे अचानक अपने आली शान महल का ख्याली से फेंक दो। विराज ने कहा। खुदा, सुधा की सांस अटक गई। फेंक दो साहिब, मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं, मैं इससे डस्टबिन बना लूँगी। विराज ने अपनी बात दोहराई, लेकिन इस बार इसकी आवाज़ में गुस्से ने एक अजीब सा भारीपन था। वो मुड़ा और अपने कमरे में चल दिया। सुधा समझ नहीं पाई कि साहिब नाराज़ हैं या कुछ और। वो रात भर डरती रही कहीं सुबह से नौकरी से निकाल न दिए जाए। अगली सुबह जब सुधा उठी, मेन दरवाजे के पास झाड़ू लगाने एक बड़े पैकेट पर पड़ी। इसने पैकेट खोला तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसमें बच्चों के लिए नए कपड़े, डायपर के 2 बड़े पैकेट और सबसे ऊपर एक नोट रखा था जिस पर विराज की लिखावट में लिखा था, मेरे घर के बच्चे फटे कपड़ों में नहीं सोएंगे, ये खैरात नहीं है, तुम्हारी तनख्वाह से कट जाएगा, काम पर लग जाओ। सुधा ने इस नोट को सीने से लगा लिया। वो जानती थी कि साहिब कभी भी पैसे नहीं काटेंगे। वक्त गुजरने लगा ये, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। पत्थर दिल पिघलने लगा था, लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। उस शाम मौसम अचानक ख़राब हो गया। तेज़ आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। विराज अपनी स्टडी रूम में बैठा था कि अचानक इसे छाती में एक तेज़ दर्द महसूस हुआ। ये दर्द जाना पहचाना था। पैंक अटैक। नैना की मौत के बाद अक्सर इसे दौड़े पड़ते थे। जब इसे लगा कि इसका दम घुट रहा है, विराज ने खड़ा होना चाहा। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरे। इसका हाथ टेबल पर रखे पानी के जग पर लगा और जग जोरदार आवाज़ के साथ नीचे गिर गया। विराज के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और अंधेरा इसकी आंखों के सामने छाने लगा। इसका इनहेलर इसके हाथ में नहीं था, लेकिन वह हाथ वहां पहुंच नहीं पा रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। साहिब, सुधा की आवाज़ आई। जग टूटने की आवाज़ सुनकर दौड़कर ऊपर आई थी। हालांकि इसे ऊपर आने की मना थी। जैसे इसे अपनी छाती पकड़े देखा, वो चीख पड़ी। साहिब, वो दौड़कर इसके पास से, क्या हुआ, आप ठीक है? मिराज बोल नहीं पा रहा था। इसने अपने हाथ से दराज की तरफ इशारा किया। सुधा समझदार थी। इसने तुरंत दराज खोले, इनहेलर निकाला और विराज के मुंह में लगाकर पंप दबाया। सांस लीजिए साहिब, गहरी सांस। सुधा ने इसके सर अपनी गोद में रख लिया, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपने बच्चों को सुलाया करती थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, शांत हो जाइए। उसका चेहरा देखो। उस वक्त इसमें कोई से नौकरानी नहीं बल्कि एक फरिश्ता दिखाई दिया। क्या सुधा या ममता विराज के पुराने जख्मों को भर पाएगी? ये समाज की बातें इस अनजान रिश्ते में जहर घोल देंगी। इसकी आवाज़ में घबराहट थी। साहिब, आप ठीक तो हैं? इसका हाथ अभी भी विराज के माथे पर था। विराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इसकी सांसें अब ठीक होने लगी थी, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। इसने देखा कि वो औरत जिसे इसने अपने घर में घुसने से मना किया था, आज उसी औरत ने इसे मौत के मुंह से खींच निकाला था। विराज ने खुद को संभाला और उठकर बैठा। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच छा गई। मुझे पैंक अटैक आया था। विराज ने पहली बार अपनी कमज़ोरी किसी के सामने जाहिर की। नैना के जाने के बाद अक्सर होता है। सुधा ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखें पूछी। मैं समझ सकती हूँ साहिब, जब कोई अपना चला जाता है तो शरीर तो होता है पर सांसें भारी हो जाती है। विराज ने सुधा की तरफ देखा। इसे याद आया कि इस औरत ने भी अपना पति खोया, अपना घर खोया, फिर भी इसमें इतनी हिम्मत है कि ये दूसरों का दर्द समझ सके। शुक्रिया, विराज ने बहुत धीमे आवाज़ में कहा। आज अगर तुम ऊपर ना आती तो शायद मैं इंसानों के लिए मर जाता। तो वो कहने लगी कि नहीं साहिब, जान बचाने के लिए नहीं। सुधा ने सर झुकाकर कहा। इसके पास रखे जग के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। आप आराम करें। विराज को नींद नहीं आई, लेकिन बेचैनी की वजह भी कोई ना थी। लेकिन अब नए एहसास की वजह से इसे लगा कि वो इस घर में अकेला नहीं है। कोई है जो बिना किसी वजह के इसकी परवाह कर रहा है। अगली सुबह सुकून इलाका माहौल बदला हुआ था। विराज जब सोकर उठा तो इसे नीचे से खुशबू आई थी। खुशबू किसी महंगे परफ्यूम की नहीं, बल्कि इलायची वाली चाय और गरम गरम नाश्ते की थी। वो सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरा। इसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर वहाँ पर कुछ मौजूद था और वो शायद किचन में थी, लेकिन टेबल के पास नन्ही बच्ची खड़ी थी। विराज को देखते ही वो डर गई और टेबल के नीचे छुपने की कोशिश करने लगी।
विराज रुका। इसने घुटनों के बल बैठकर टेबल के नीचे झांका। तुम मुझसे डरती हो? विराज ने नरमी से पूछा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखा और धीरे से सर हिलाया। माँ कहती है आप शेर हो, खा जाओगे। विराज की हंसी छूट गई। 3 साल में पहली बार वो खुलकर हंसा था। शेर नहीं, मैं शेर की। उसने प्लेट उठाई और गिन गिन उस की तरफ बढ़ाई। लो, शेर को भूख लगी है, लेकिन वो पोहा खाएगा। तुम खाओगी? वो धीरे से बाहर निकली। इसने एक चम्मच पोहा खाया। इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये छोटी सी मुस्कान विराज के दिल में उतर गई। तभी सुधा वहाँ गई और छोटी बच्ची को साहिब के साथ खाते देखकर इसके हाथ पाँव फूल के, बेटी मैंने मना किया था ना कि साहिब को परेशान मत करना। सुधा दौड़ कर आई और बच्ची को गोद में उठा ली। माफ़ करें, विराज ने इसे रोका। इसका जो रवैया था वो बिल्कुल शांत था। अब खेलने दो इसे, तुम लोग डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाओगे, स्टाफ क्वार्टर में नहीं। सुधा हैरान रह गई। लेकिन साहिब, मैंने नियम बनाए हैं, मैं ही तो वो नियम आपने ही बनाए थे। वो कहने लगा, हाँ मैंने असूल बनाए थे, अब मैं ही बदल रहा हूँ। विराज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वैसे चाय अच्छी है, बिल्कुल नैना जैसी। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस दिन के बाद दीवारों के रंग भी बदलने लगे। अब विराज अपने काम के समय निकाल कर वो वहीं बैठता। कभी कभी बरामदे में विराज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि वैसे चाय बहुत अच्छी है, बिल्कुल नैना जैसी। सुधा की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो बच्चों को खेलते हुए देखता और बहुत समझदार लड़का था सुधा का बेटा। अक्सर विराज के पास आकर बैठ जाता। एक शाम वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक लेकर विराज के पास, अंकल ये देखो, इसमें एक घर था, एक पेड़ था और 4 लोग थे। ये कौन है? विराज ने पूछा। ये माँ है, ये छोटी बेटी है, ये मैं हूँ। और इसने अपनी तरफ उंगली रखी और यहाँ आप। और विराज का गला भर आया। इस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुनिया में इसे भी शामिल कर लिया था। जिस आदमी से पूरा गांव डरता था, उस आदमी को इन बच्चों ने अपना परिवार बना लिए थे। विराज को महसूस हुआ कि इसका दिल जो नैना के जाने के बाद बर्फ बन गया था, पिघल रहा था। इसे जीने की नई वजह मिल रही थी और यहीं से कहानी में एक मोड़ आ गया जिसका डर था। और फिर एक शाम चाय के टाइम पर ही वो बहरूप सिंह कुछ लोगों के बीच आ बैठा। उसके हाथ में हुक्का था, वो जुबान पर जहर। उसने कहा, मैं तो पहले कहता था। बहराप ने धुआं उड़ाते हुए कहा, ये शहर का बाबू, अकेला आदमी, जवान औरत और बंद घर, तुम लोग समझ नहीं रहे हो अंदर क्या चल रहा है। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। हाँ सरपंच जी, बात तो सही, वो औरत दिन रात वहीं है, अब तो वो लोग एक साथ खाते हैं। बहरप ने एक कटल मुस्कान के साथ कहा, ये हमारे गांव की मर्यादा के खिलाफ है। एक विधवा और एक गैर मर्द, छी, अगर हमने कुछ न किया तो हम कल को हमारी बेटियां भी यही सीखेंगी। इस पाप को रोकना होगा। अगले दिन जब सुधा बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी तो उसे गांव की औरतों ने घेर लिया। बड़ी मालकिन बनी फिरती है। एक औरत ने ताना मारा, शर्म नहीं आती? अपने पति को मरे साल भी नहीं हुआ और दूसरी जगह मुंह बना लिया। सुधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसने अपना सर झुका लिया और तेज कदमों से विला की तरफ भागी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसे अपनी इज्जत बचाने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी। वो रोते हुए विला के गेट के अंदर आया और सीधा अपने क्वार्टर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिए। शाम को जब विराज घर लौटा, इसने देखा कि घर में न सन्नाटा है, न बच्चों की खेलने की आवाज़ें हैं, न किचन से खुशबू। सुधा, इसने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। विराज स्टाफ क्वार्टर की तरफ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। सुधा, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है? काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सुधा की आंखें सूजी हुई थी। इसने अपना सामान बांध रखा था। ये क्या है? विराज ने बंधे हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। मुझे जाना होगा साहिब। सुधा ने टूटे हुए लहजे में कहा, मैं आपकी बदनामी की वजह नहीं बन सकती। गांव वाले वो लोग बहुत गंदी बातें कर रहे हैं। मैं एक माँ हूँ साहिब, मैं अपने बच्चों को ये सब नहीं सुनने दे सकती। विराज का माथा ठनक गई। इसे समझने में देर न लगी कि ये किसका काम है। भैरव सिंह, तुम कहीं नहीं जा रही। विराज ने उसे रोका। पहली बार वो डर गई। गरीब हूँ पर बेगैरत नहीं हूँ। मैं भूखी रह लूँगी लेकिन अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछलने दूंगी। मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। सुधा ने बच्चों का हाथ पकड़ा और गेट की तरफ बढ़ी। विराज इसे जाते हुए देख रहा था। इसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। अगर आज सुधा चली गई तो ये जो घर है फिर से वीरान हो जाएगा और वो फिर से अकेला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस बेकसूर औरत को समाज के डर से हार माननी पड़ जाएगी। और फिर एक इसने फैसला लिया जो अब उस बैराब सिंह का मुंह बंद करने वाला था, बिल्कुल इसकी ज़िंदगी भी बदलने वाला था। तुम्हें इज्जत चाहिए ना? विराज ने इसकी आंखों में देखकर कहा। समाज को जवाब चाहिए ना? तुम यहाँ किस हक से रह रही? सुधा ने अजीब नज़रों से इसे देखा। कल सुबह तैयार रहना। विराज ने कहा, मैं तुम्हें वो हक दूंगा जिसके
जिसकी वजह से किसी को तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। कल हम एक नई शुरुआत करेंगे। सुधा हैरान थी, साहिब क्या करने वाले थे? क्या वे इसे नौकरी का पक्का कागज़ देने वाले थे या कुछ और? उधर गांव में भैरव सिंह अपनी नई चाल चल रहा था। इसने तय किया था कि कल सुबह पूरे गांव को लेकर विला पर धावा बोलेगा और सुधा को घसीट कर बाहर निकालेगा। लेकिन इसे एक अंदाज़ा नहीं था कि कल का सूरज एक ऐसा दर्श लेकर उगने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अभी सुबह ठीक से निकली भी नहीं थी कि सुकून विला के गेट पर एक भीड़ जमा हो गई। भैरव सिंह अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसके साथ गांव के कुछ बुजुर्ग और कई तमाशबीन भी थे। भाई राव विराज बाबू उसने उसे ललकारा, आज फैसला होकर रहेगा, आज हमारे गांव में ये गंदगी नहीं चलेगी। भीड़ का शोर सुनकर सुधा अपने कमरे में उठी। इसने अपने दोनों बच्चों को कस के पकड़ रखा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था कि इसे बाहर निकालो, इसे गांव से निकलना पड़ेगा। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। विराज ने सुधा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सुधा विराज की आवाज़ सुनकर थोड़ी शांत हो गई। बाहर आओ और बच्चों को भी साथ लाओ। सुधा कांपते हुए बाहर निकली। इसने देखा कि विराज ने एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था। अब इसके हाथ में एक छोटी सी डब्बी है। डरना मत, विराज ने इसकी आंखों में देखा। बस मेरे साथ चलो। विराज ने मेन गेट का ताला खोला। लोहे की वो था, बाहर शोर थम गया। सामने विराज खड़ा था। इसके ठीक बगल में सुधा थी जिसका सर झुका था और दोनों बच्चे इसका हाथ पकड़े खड़े थे। भैरव आगे बढ़ा। इसके चेहरे पर एक घटिया मुस्कान थी। अरे वो आ गए दोनों, देखो गांव वालों, शर्म तो नहीं है, कैसे साथ खड़े हैं। भैरव ने पूरी भीड़ को उसका उकसाया। विराज बाबू, हम इज्जतदार, इस औरत को अभी और इसी वक्त बाहर निकाल दिया जाए। विराज ने भैरव की बात काटी। इसकी आवाज़ में इतना दम था कि भैरव चुप हो गया। विराज ने भीड़ पर एक नज़र डाली। आप लोग जानना चाहते कि यहाँ औरत मेरे घर में किस हक से रह रही है? आप लोग इसे बुरी बदकिरदार कह रहे हैं क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं। आप लोग इसे विधवा कहकर धुतकार रहे हैं। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। विराज ने एक गहरी सांस ली। ये है औरत जिसे आप धुतकार रहे हैं। इसने मेरे मरे हुए घर को जिंदा किया। वो इसके लिए लड़ रहा था। इसने मुझे बचाया। आप लोग, और फिर इसने भीड़ की जानिब उंगली उठाई। तुम लोग इसे बेघर करना चाहते हो? ये सब बातें मत बनाइए। भैरव चिल्लाए। रिश्ते का नाम क्या है ये बताइए। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो ये पाप है। रिश्ते का नाम चाहिए तुम्हें। विराज ने सुधा की तरफ देखा और सुधा की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। विराज ने अपनी जेब से छोटी डब्बी निकाली। इसने खोला और इसमें गहरा लाल सिंदूर था। भीड़ की सांसें अटक गई। सुधा का हाथ थामा। भीड़ के सामने ऐलान किया, सुन लो आज सब लोग, आज तक ये सिर्फ और सिर्फ सुधा थी, लेकिन अभी इसी पल ये है मेरे घर की मालकिन और मेरी पत्नी सुधा विराज मल्होत्रा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विराज ने अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और फिर उसकी कांपते हाथों के साथ उसकी मांग भर दी। सुधा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। ये आंसू अब अपमान के नहीं थे बल्कि सम्मान थे। जिस मांग का सूनापन इसे दुनिया के ताने दे रहा था, आज वो मांग भर दी गई थी। अब इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। सबका मुंह खुला का खुला रह गया और फिर सबकी साजिशें प्लान एक पल में मिट्टी में मिल गई। वो अब एक विधवा नहीं रही थी बल्कि विराज मल्होत्रा की पत्नी थी। और जो कानून जुर्म था कि कोई इसे धुतकारता। विराज ने उस बच्ची को और उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। दोनों विराज ने घर में कहा, अब एक पल भी कोई यहाँ नहीं आएगा। अब इन्हें कोई विधवा नहीं कहेगा बल्कि विराज मल्होत्रा की पत्नी है। और जो कोई इसके साथ गलत करेगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे, अगर इसे अपनी इज्जत पर हमला मानूंगा, अगर कोई इनके साथ बुरा करेगा। विराज मल्होत्रा दुश्मनी बहुत शिद्दत से निभाता है। मिराज ने गैरत की तरफ देखा, जाते हैं या पुलिस को इंतज़ार करवाना चाहते हैं? नहीं बेटा, एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते कहा, गलती हमारी थी, हमने इसे नहीं देखा। तुमने एक बेसहारा को सहारा देकर बहुत बड़ा कर्म किया है। जुग जुग जियो। और फिर वो वहाँ से खुसक गए। भीड़ धीरे धीरे छिट गई, लेकिन जाते जाते हर किसी के चेहरे पर विराज के लिए सम्मान था। और फिर मिराज सुधा के लिए तरफ मुड़ा, अभी भी अपनी मांग को छू कर देख रही थी, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो। साहिब, ये आपने क्या किया? आपने अपनी ज़िंदगी। विराज ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। साहिब नहीं, अब विराज बोलो, मैंने कोई एहसान नहीं किया। सुधा, सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, बल्कि मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस घर को, इन दीवारों को और इस खाली दिल को एक परिवार की ज़रूरत थी। तभी नन्ही छोटी बच्ची ने विराज का कुर्ता खींचा। आप पापा हो? विराज की आंखों में उन बच्चों को देखकर खुशी आ गई। वो आगे बढ़े, उन्हें गले लगा लिया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, हमेशा के लिए। हवा का एक झोंका आया। बरामदे में लगी नैना की तस्वीर पर एक बड़ी माला हिलने लगी। विराज ने तस्वीर की तरफ देखा। इसे लगा जैसे नैना मुस्कुरा रही और कह रही है, तुमने सही किया कि प्यार का मतलब होता है खून के रिश्तों से बढ़कर, और वो रिश्ते वो होते हैं जो लबों की नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट दें। एक अजनबी रिश्ता जो तूफान में शुरू हुआ था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।